हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का दूसरा अध्याय राज्य एवं राष्ट्र क्या है। इसके हम कई पार्ट पीछे देख चुके हैं और इस पार्ट में हम आज जानेंगे भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी कि भारत की राष्ट्रीय आय जो है कैसा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत के राष्ट्रीय आय के बारे में जब चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि किसी भी देश के लिए वहाँ के राष्ट्रीय आय का अध्ययन जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय के जानकारी से ही जो है हमको उस देश की स्थिति के बारे में पता चलता है। उसके साथ साथ राष्ट्रीय आय से हमको जो है किसी भी देश के वहाँ के रहने वाले लोगों की स्थिति के बारे में पता चलता है। एक तरह से कहें तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण। और सर अगर बात करते हैं भारत में, तो भारत में स्वतंत्रता से पूर्व जो है कोई सर्वमान्य तरीका नहीं था, सरकार का कोई ऐसा तरीका नहीं था जिसके आधार पे राष्ट्रीय आय की गणना की जाए। लेकिन फिर भी जो है 1868 ईस्वी में जो सर्वप्रथम जो है दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में चर्चा किया कि 340 करोड़ यानी कि भारत का राष्ट्रीय आय जो है उन्होंने बताया कि 340 करोड़ है, अनुमान लगाया। इसका कोई फाइनल नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अनुमान लगाकर बताया कि भारत का राष्ट्रीय आय जो है वो 340 करोड़ रुपया यानी कि लगभग है उस समय की। यह था यानी कि राष्ट्रीय आय के अनुमान। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हो गया तो भारत के स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भारतीय सरकार ने यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एक संस्था बनाया, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें तो 1949 ईस्वी को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। इस समिति का काम था कि राष्ट्रीय आय की गणना करना है और उस गणना को जो है सरकार के सामने पेश करना। तो इस प्रकार से देखें कि राष्ट्रीय आय के बारे में जो है पहले यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व इसका कोई खास पैमाना नहीं था सरकार के द्वारा इसको नापने के लिए। लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो सरकार ने तुरंत अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान रखते हुए जो है नीति अपनाया कि हमारे लिए राष्ट्रीय आय के आंकड़ा निकालने के लिए जो है एक समिति होना चाहिए, जो कि 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। लेकिन बात था कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया और सबसे पहले जो है 1848 से 49 में राष्ट्रीय आय समिति ने आंकड़ा भी निकाला, जिसमें 8,650 करोड़ रुपया जो है उस समय भारत का राष्ट्रीय आय था। यह अनुमान लगाया यानी कि राष्ट्रीय आय समिति ने। तो भारत की अगर उस समय की बात करें तो भारत की अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो 1949-50 के समय 263 रुपया ऐसी कुछ जो है भारत का प्रति व्यक्ति आय हुआ करता था, लेकिन बहुत निम्न था एक तरह से। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं, जब बात आया कि राष्ट्रीय आय है तो उसके आंकड़ा इकट्ठा करने की बात है कि आंकड़ा जब इसकी इकट्ठा होनी चाहिए तभी तो यानी कि सही रूप से हमको जानकारी मिलेगा कि कैसे यानी कि राष्ट्रीय आय इनकी प्राप्त करने के लिए। तो उसके लिए जो है सरकार ने जो है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का गठन किया, जो कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अंतर्गत था। इसका काम था कि सरकार को जो है राष्ट्रीय आय का आंकड़ा इकट्ठा करके दे, एकत्रित करके दे, ताकि राष्ट्रीय आय निकालने में आसानी हो, इसकी जो आंकड़ा है वो सही से ही मिल सके। इसका काम था इनकी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का, जो कि केंद्रीय स्तर पर जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अंतर्गत इसको रखा गया। यहीं पे जब हम बात करते हैं कि प्रति व्यक्ति आय की, तो जब राष्ट्रीय आय में विकास की बात करें तो 1949 से लेके यानी कि 90 तक 91 तक 2002 से 3 तक यानी कि 1949-50 और 2002 से लेके 3 तक के अगर बीच की बात करें तो राष्ट्रीय विकास में जो है एक तरह से राष्ट्रीय आय में वृद्धि बहुत देखने को मिला, उत्पादक क्षमता में भी वृद्धि देखने को मिला, जो कि लगभग जो है 8 गुना था। यानी कि 8 गुना राष्ट्रीय आय और उत्पादक क्षमता में जो वृद्धि हुआ इतना वर्षों में 1949 से लेके अगर बात करें तो 2002 से 3 के बीच। तो इस तरह से जो है राष्ट्रीय विकास पे सरकार ने जैसे कि पंचवर्षीय योजना अपनाया। पंचवर्षीय योजना के माध्यम से अपने सभी क्षेत्रों को जो है सबसे ज़्यादा आगे यानी कि बढ़ाने का प्रयास किया, उसको बढ़िया से बढ़िया करने का प्रयास किया, ताकि हम अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत बेहतर बना सकें। क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे आर्थिक एक तरह से बहुत ज़्यादा आर्थिक स्तर पे शोषण किया था, तो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए जो है उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इसका आर्थिक स्थिति एक तरह से बहुत बदतर हो चुका था।
तो इस प्रकार से जो है फिर प्रति व्यक्ति आय की अगर बात करते हैं इसी में, तो प्रति व्यक्ति आय में लगातार जो यानी कि वृद्धि देखने को मिला। लगातार यानी कि राष्ट्रीय आय में विकास होने के कारण जो है हमारे प्रति व्यक्ति आय में, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय की अगर बात करते हैं तो हमारे राष्ट्रीय आय पर ही निर्भर करता है। जैसे कि राष्ट्रीय आय में लगातार यानी कि बढ़ावा देने, लगातार वृद्धि होने के कारण जो है प्रति व्यक्ति आय में भी लगातार वृद्धि हो। क्योंकि अगर 2012-13 की अगर बात करें तो सर्वेक्षण के अनुसार 18,757 रुपया प्रति व्यक्ति आय जो है भारत का रहा। वही जब अगर बात करते हैं कि भारत में जैसे कि कुछ विकसित स्तर के राज्य हैं, जैसे कि अगर बात करें तो हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, ऐसे कुछ विकसित स्तर के राज्य हैं, इनकी स्थिति कुछ अच्छा है। लेकिन वही जब अगर बात करते हैं तो कुछ ऐसे भी राज्य भी जो हैं जिनके प्रति व्यक्ति आय निम्न है, बहुत कम है। जैसे कि अगर बात करें तो ओडिशा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जिनमें अगर सबसे पिछड़ा राज्य की अगर बात करते हैं तो बिहार है। इसके पिछड़ापन के पीछे कारण प्रमुख रूप से अगर बात करें तो बिहार अधिकांशतः अगर कहें तो 89% यहाँ के लोग जो हैं वो कृषि पर निर्भर करते हैं। लेकिन यहाँ की कृषि व्यवस्था जो है बेहतर नहीं है, और इतना जनसंख्या कृषि पर निर्भर होने के कारण कृषि व्यवस्था बेहतर नहीं है, तो इसका बहुत यानी कि एक तरह से बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके साथ साथ यहाँ पे उद्योग धंधा बहुत कम देखने को मिलता है, औद्योगिक क्षेत्र बहुत कम देखने को मिलता है, और कुछ सेवा स्तर ठीक है जिसके कारण यहाँ की जो है अर्थव्यवस्था को देखने प्रभाव पड़ता है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ की जनसंख्या जो है लगातार यानी कि बहुत तेज़ी से वृद्धि कर रहा है। जैसे कि अगर बात करें तो 25% जो है जनसंख्या वृद्धि जो है बिहार की है। वही अगर देश की बात करते हैं तो देश की जनसंख्या वृद्धि इसके अपेक्षा जो है कम देखने को मिलता है। 17.6% ही जो है भारत की जनसंख्या वृद्धि है, जो कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि 25.1 है, जो कि जनसंख्या एक तरह से आर्थिक विकास का बाधक भी होता है। तो इस तरह से जो है बिहार की स्थिति जो है भारत भर में कहें तो सबसे पिछड़ा हुआ है, अति पिछड़ा राज्य इसको कह सकते हैं। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं बिहार में कुछ यानी कि जिलों की, जैसे कि पटना जिला जो कि सबसे आगे है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय इसकी अगर बात करें तो 57,463 रुपया इसकी प्रति व्यक्ति आय। वही अगर बात करते हैं मुंगेर जिला की, तो मुंगेर जिला का 21,019 रुपया जो है प्रति व्यक्ति आय है। उसके बाद अगर सबसे नीचे अगर बात करते हैं जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है तो उसमें बांका है, जिसका 7,764 रुपया जो है प्रति व्यक्ति आय है। वहीं अगर शिवहर की बात करें तो सबसे कम 6,209 रुपया प्रति व्यक्ति आय, यानी कि वहाँ के शिवहर के लोगों का जो है एक वर्ष का, एक वित्तीय वर्ष में जो आय है वो एक व्यक्ति का जो है 6,209 रुपया है। अब इतना आय कम होने के कारण जो है यहाँ का विकास जो है बहुत धीमी होगा, क्योंकि इतना आय जो है विकास के अनुसार जो अगर बात करें, विकास जितना होने के लिए जो आय चाहिए उतना आय नहीं है। देश की अपेक्षा एक तो ऐसे ही बहुत कम है। देश में जैसे कि 68,757 रुपये प्रति व्यक्ति आय है भारत का, लेकिन वही बिहार की अगर बात कर रहे हैं तो इसका प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत पिछड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण इसके राज्य इसका प्रभाव जो है पूरा देश स्तर पर भी पड़ता है। अगर भारत के विकास में बात करें तो पहले बिहार का योगदान बहुत हुआ करता था, लेकिन अब जो है इसका योगदान धीरे धीरे कमता जा रहा है। वही जब हम बात करते हैं आगे कि विकास में जो है राजकीय, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का क्या इनके महत्व है, जब इस बात पे चर्चा करेंगे तो राजकीय आय हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों किसी भी राष्ट्र के लिए जो है महत्वपूर्ण एक अध्ययन क्षेत्र होता है। इसके लिए जो है इसके आधार पे ही किसी भी क्षेत्र का या राज्य हो, देश हो, वहाँ का विकास हो सकता है। तो इसके स्तर को हमको बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जब विकास में इसके योगदान की बात करते हैं तो पहले जैसे कि राज्य की आय की बात करें तो पहले राज्य का कर्तव्य होता था, पहले की अगर बात करें तो राज्य का काम होता था कि वहाँ जितना भी लोग हैं उनसे टैक्स ले रहे हैं, यानी कि राजकीय आय प्राप्त कर रहे हैं, और उस राजकीय आय के बदले जो है उनको सुरक्षा दे रहे हैं, बाहरी आक्रमण से बचा रहे हैं, और वहाँ पे विधि कानून लागू कर रहे हैं। इतना काम होता था। लेकिन आज के समय में अगर बात करें तो इसका स्वरूप कुछ अलग दिखने को मिलता है। जैसे कि सुरक्षा प्रदान तो करना ही है, उसके साथ साथ विधि कानून लागू करना है, उतना के साथ साथ जो है यहाँ के लोगों के जो है आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का, जैसे गरीब वर्ग है तो उसको कैसे हमको उसकी स्थिति को बेहतर बनाएं ताकि वो भी जो है आने वाला समय में अपना स्थिति को सुधार सके। उसके साथ साथ जो है
यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाना है, उसके साथ साथ यहाँ के आवास सभी को मिलना चाहिए। ये सभी यानी कि सेवा क्षेत्र को बेहतर होना चाहिए। ये सभी बढ़ावा देने के लिए जो है राजकीय आय से ही जो ये सभी को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो आज की सरकार जो है अनेक तरह से जो है राजकीय कर लगाती है ताकि वो अपने राजकीय आय को जो है अधिक से अधिक बढ़ाए और उसका प्रयोग जो है जनता पे यानी कि उसका भलाई करने में, जनता के विकास करने में जो है उस पर व्यय कर सके। तो राजकीय जो आय प्राप्त होता है उसी को जो है जनता के विकास में जो है सरकार यानी कि व्यय करती है। तो आज यानी कि उद्देश्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण जो है राजकीय आय की आवश्यकता भी उतना ही बढ़ा है। तो आज प्रत्यक्ष रूप से अगर बात करते हैं तो राजकीय आय हमारा जितना होगा उसका प्रत्यक्ष प्रभाव जो है, जितना राजकीय आय हो पाएगा वही जो है वहाँ पे विकास के स्तर को निर्धारित करेगा। अगर राजकीय आय कम है तो यानी कि विकास का स्तर जो है वो निम्न होगा। तो इसी तरह से अगर बात करें तो राजकीय आय जो है वो किसी भी यानी कि बात करें तो राज्य के लिए जो है विकास के स्तर को निर्धारित करता है। तो राजकीय आय विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर राजकीय आय प्राप्त नहीं होता है तो राज्य के विकास में सही रूप से जो है, जैसे कि राजनीतिक दल जो भी यानी कि विकास के लिए नियम अपनाता है वो नियम यानी कि सही रूप से कार्यान्वित नहीं हो पाएगा जब उस राज्य का जो है आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होगा। उसके साथ साथ राष्ट्रीय आय की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय जैसे कि देश स्तर पे अगर विकास करना है, देश को विकास करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो है कई तरह के यानी कि देश के विकास के लिए कई तरह के नियम अपनाए जाते हैं, कई तरह के क्षेत्रों को विकास के लिए पैसा खर्च किया जाता है और सभी पैसा जो है वो राष्ट्रीय आय से आता है। यानी कि राष्ट्र जो है राष्ट्र के विकास के लिए वहाँ की सरकारें जो है राष्ट्रीय आय लेती है, यानी कि राष्ट्रीय आय के माध्यम से ही जो है राष्ट्र का विकास करती है। तो जितना ज़्यादा राष्ट्रीय आय होगा वहाँ का विकास भी उतना होगा, और राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो वहाँ का प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा, यानी कि लोगों का जीवन स्तर अधिक होगा। तो राष्ट्रीय आय से ही निर्भर करता है कि जितना राष्ट्रीय आय होगा उसी के आधार पे जो है विकास की स्थिति निर्भर करता है। और हमारा अगर राष्ट्रीय आय बेहतर होता है तो प्रति व्यक्ति आय निश्चित ही बेहतर होगा, और प्रति व्यक्ति आय बेहतर होता है तो इससे कि हम अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकते हैं और हम अपने विकास को तेज़ी से कर सकते हैं, ताकि आने वाला समय में जो है अपनी यानी कि भर्ती पूर्ति जो भी हमारी कमियां है उसको यानी कि दूर कर सके। तो ये सभी जो है एक तरह से कहें तो राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीनों के बिना जो है विकास की कल्पना सही रूप से नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो भारत के राष्ट्रीय आय के बारे में हम देखें, जिसमें से इसके यानी कि सर्वेक्षण संगठन के बारे में किस प्रकार से यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात जो है लगातार यानी कि वृद्धि देखने को मिल रहा है। वही जब अगर बात करें तो 1991 ईस्वी में भारत में नई आर्थिक नीति लागू हुआ था, और उस नई आर्थिक नीति के पश्चात जो है भारत का विकास जो है वो तेजी से हो रहा है। उस नीति का एक तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ा भारत के ऊपर, जिसका परिणाम है कि भारत में राष्ट्रीय आय में भी लगातार वृद्धि देखने को मिल रहा है, और वृद्धि भारत के विकास में जो है एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इस तरह से जो है आज के यानी कि पाठ के लिए राज्य एवं राष्ट्र की आय